हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा बोर्ड ने 10th और 12th के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, डिक्लेरेशन के साथ साथ अब बोर्ड ने रिसेंटली सर्कुलर भेजा 29 को कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट है उसके रिगार्डिंग आज का वीडियो है। आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि बच्चे को कैसे कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करना है, किन किन कंडीशंस में बच्चा जो है वो कंपार्टमेंट दे सकता है और कौन कौन सा एनेक्चर बोर्ड अपने सर्कुलर के साथ प्रोवाइड कराता है। तो सर्कुलर 29 में है, आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन बच्चा या कौन कौन कैंडिडेट इस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि वो अपना कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकता है। सबसे पहले मैं सर्कुलर को ओपन करता हूँ, आप सर्कुलर देखिए। दिस इज़ द सर्कुलर। ये देखिए, सबसे पहले तो ये सर्कुलर बोर्ड की तरफ से पहला पॉइंट देखते हैं, कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस, यानी कि पहला चांस आपको कंपार्टमेंट के तौर पे मिलेगा। दूसरा क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, पास्ट आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इन 2023 मेन एग्जाम। अगर बच्चा पास है, ठीक है, और वो रिप्लेस कर रहा है, यानी कि वो इम्प्रूवमेंट देना चाहता है अपनी परफॉर्मेंस का, तो बच्चा वो कर सकता है। तीसरा क्या है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इनटू अप टू 2 सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10th, एक तो कंडीशन ये है। और 10th में बच्चा क्या कर सकता है, 10th में तो जैसा है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट इन क्लास 10th। क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट में बच्चा जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दे सकता है। 12th में बच्चा जो है वो एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं कंपार्टमेंट थर्ड सब्जेक्ट। थर्ड चांस मानी कि बोर्ड जो है 3 चांस दे रहा है बच्चों को पास होने के लिए। थर्ड चांस की अगर हम बात करें, थर्ड चांस जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें प्राइवेट कैंडिडेट जो है वो पास हो सकता है या अपना इम्प्रूवमेंट दे सकता है, कंपार्टमेंट दे सकता है। यहाँ पर जो जो थर्ड चांस है कंपार्टमेंट का, वो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, बोर्ड कहता है कि इन लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन made in NEP 2020, the nomenclature of the compartment examination has been changed to supplementary examination। अब जो हमारा कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है वो NEP के थ्रू किस में चेंज हो चुका है, वो चेंज हो चुका है हमारा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में। सर्कुलर नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है कि सर्कुलर नंबर में ये चीज़ों को डिक्लेयर किया गया था, जो 10 मार्च 2023 में आपके पास था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे क्या है इसमें। अब देखिए, इसमें यह है कि बोर्ड ने 10th और 12th को जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों के कंपार्टमेंट थी वो बच्चे अपना सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पोर्टल जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 1/6/2023, याद रखें। इसको पोर्टल ओपन होगा, परीक्षा संगम का लिंक जो मेन वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से अपनी LOC के थ्रू, जैसे आप 9th और 10th की LOC को फाइनल करते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड वही आपका LOC का क्रेडेंशियल डलता है, ये भी कंपार्टमेंट में सेम होगा। उस मतलब उसी लॉगिन क्रेडेंशियल से आप लॉगिन करेंगे, उसी तरह से LOC को फाइनल करेंगे। और आगे जितनी फीस होगी कैसे करना है, आई विल डिस्कस विद यू। नाउ द नेक्स्ट, आगे देखते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें अपने माइंड में रखने हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जब हम इस चीज़ को करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या, देखिए, जो भी बच्चा कंपार्टमेंट देना चाहता है, यानी कि वही बच्चा कंपार्टमेंट दे पाएगा जो रिसेंटली, यानी कि 2023 के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं। जिस बच्चे ने रिसेंटली 2023 में बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, वो रिसेंट, देखो ये लिखा है 2023 एज अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम CBSE एफिलेटेड स्कूल हुज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, वो बच्चा एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। कंपार्टमेंट अगर है तो वो एलिजिबल है। दूसरा पॉइंट्स क्या है, दूसरा पॉइंट बोर्ड ये कहता है कि आप उन बच्चों से कांटेक्ट कर लें जिन बच्चों का भी ये कंपार्टमेंट है, ठीक है, ये कंपार्टमेंट है, तो उन बच्चों से आप कांटेक्ट कर लें। अगर आप कांटेक्ट नहीं भी हो पा रहा है तो आप उन बच्चों का एग्जामिनेशन करा दें, क्योंकि ये चांस आपके लिए है, ये चांस सभी स्कूलों के लिए है। अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो ये फिर आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, आप इसको नहीं कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बोर्ड, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, also the school shall inform their candidate if declared pass but wish to improve their performance in 2 subject in class 10th। क्लास 10th में जो है वो 2 सब्जेक्ट के लिए है। if you want to improve your performance in 2 subject you can apply online। मतलब अगर आपको 10th में करना है या 12th में करना है, चूंकि 10th में तो 2 सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट, और अगर आप 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक सब्जेक्ट के लिए जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है
कि आप जो है वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे। लिखा है देखिए स्कूल, इसमें लिखा है कि स्कूल शुड submit LOC for their all the students placed in the compartment category even if they are unable to contact the students। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी आपको करना है, अगर आप रह जाते हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लिखा भी है कि आप उसी टाइम पीरियड में अपने वर्क को, अपने LOC को फाइनल करें जो टाइम पीरियड बोर्ड ने आपको दिया हुआ है। याद रखें कि कल से पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, 15 डेज का टाइम आपके पास होगा। 15 डेज में आपको अपने LOC को फाइनल करना होगा, फिर सबमिट होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बड़े जोर देगा बोर्ड कहता है, इस चीज को ध्यान से देखना। बोर्ड क्या कहता है, बोर्ड ये कह रहा है कि द स्कूल शैल सबमिट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर LOC फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 एज पर द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी गिवन इन एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 जब हम देखेंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे कौन कौन से बच्चे इस चीज के लिए एलिजिबल हैं जो ये एग्जाम दे पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म टू द स्कूल दैट द स्टूडेंट्स हु अपीयर इन सेशन 2001-22, अगर बच्चा 21 और 22 का भी है और वो किन्हीं सब्जेक्ट्स में, मतलब वो लिखा है कि सब्जेक्ट नंबर 5, सब्जेक्ट नंबर 6 और सब्जेक्ट नंबर 7 जो भी इसकी स्टडीज की स्कीम है उसके अकॉर्डिंग अगर वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो, या वो फिर प्राइवेट कैंडिडेट्स अगर उसकी कंपार्टमेंट डिक्लेयर हो चुकी है तो वो भी अवेलेबल है 22 में कंपार्टमेंट, मतलब एक चांस तो उसको 22 में मिला है, एक उसको मिला है अब मतलब मिलेगा उसको 23 में, और उसके बाद भी वो ना आर एलिजिबल्स टू अप्लाई ओनली एज प्राइवेट स्टूडेंट फॉर थर्ड चांस के लिए भी वो एलिजिबल है। यानी कि बोर्ड आपको टोटल 3 चांस दे रहा है बच्चों को पास होने के। अगर स्टूडेंट्स आपको 21-22 का भी है तो 22 में वो कंपार्टमेंट दे चुका है, इस बार भी बोर्ड उसको सेकंड चांस दे रहा है और उसके लिए भी जो है बच्चा प्राइवेट भी अप्लाई कर सकता है थर्ड चांस के लिए। नाउ द नेक्स्ट, अगर हम आगे देखें, अब आगे क्या है इसमें, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि मैक्सिमम ऑफ 3 चांस आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स टू पास एन एग्जामिनेशन इफ प्लेस्ड टू द कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द मेन एग्जाम। जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर बच्चा मेन एग्जाम में फेल है तो उसके पास 3 चांस अवेलेबल है बोर्ड की तरफ से कि वो बच्चा उसमें पास हो सकता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए बोर्ड सेपरेट सर्कुलर जो है सर्कुलेट करेगा, चूंकि वो आ चुका है। अगर आप प्राइवेट इसको करना चाहते हैं, प्राइवेट अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास अवेलेबल है, आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि स्कूल में एडवाइस डायरेक्ट सच एज प्राइवेट स्टूडेंट्स टू अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली थ्रू द CBSE वेबसाइट। CBSE वेबसाइट से डायरेक्टली भी वो इस चीज को कर सकते हैं, प्रोसेस सेम होगी। बोर्ड ने लिखा है कि द शेड्यूल फॉर द सबमिशन ऑफ LOC एप्लीकेशन फॉर्म विल बी द सेम फॉर बोथ रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए और आपके रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए प्रोसीजर जो होगा वो सेम होगा। बोर्ड ने ये भी कहा है अगर आपको कोई डिफिकल्टी है किसी चीज में, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि ये इस आप URL पे जाइए, जितने भी कांटेक्ट नंबर है आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी भी चीज का, या आपको IT से रिलेटेड कोई असिस्टेंट चाहिए तो आपको वो अवेलेबल हो जाएंगी, वे चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, आप इसको इजीली कर सकते हैं इफ़ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस टास्क। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि कंसोलिडेट मार्कशीट विल बी इशू ओनली टू द स्टूडेंट्स हु रिजल्ट वाज डिक्लेयर कंपार्टमेंट। जो बच्चे कंपार्टमेंट में हैं उनके लिए कंसोलिडेट मार्कशीट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अब वो भी कह रहे हैं कि हु विल बी द डिक्लेयर एज पास इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। अगर वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं तो उनके लिए सप्लीमेंट्री मार्कशीट, कंसोलिडेट मार्कशीट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है उन्होंने, पॉइंट नंबर 6 उसमें बोला है कि the supplementary examination 23 will be conducted based on the syllabus prescribed by the board examination for session 22-23। इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है, जो सिलेबस बोर्ड ने पहले प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो भी सिलेबस पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड है उसी से ही रिलेटेड आपके जो भी मतलब पेपर आएगा वो उसी से रिलेटेड आएगा, तो इसके लिए कोई अलग से नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, The improvement of performance can only be done in the subject given in Annexure 5। Annexure 5 में आप जो सब्जेक्ट देखेंगे उन्हीं सब्जेक्ट में आप अपना इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दे सकते हैं।
अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द एलओसी में बी फिल्ड एज पर द करंट स्टेटस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट के करंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी सप्लीमेंट्री को फिल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या है इसमें। अब पहला क्या है कि जो हमारे 12th के एग्जाम है वो एक ही दिन होगा, सिर्फ 17 डेट शीट आ चुकी है, आप अपने डेट शीट्स को देख सकते हैं। और अगर बात करें हम 12th की डेट शीट भी आ चुकी है, वो 17 से स्टार्ट होंगे। डेट शीट जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। कब तक एग्जाम है, आपका पेपर कब है, आप प्लीज़ एक बार डेट शीट को जरूर देखिए कि आपका पेपर किस दिन है। अब वो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि एडमिट कार्ड के लिए आपको सेपरेटली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब एनेक्चर जो था, अब एनेक्चर क्या कहता है, सबसे पहले क्या क्या क्राइटेरिया है 10th के लिए और 12th के लिए, वो उसके उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम 12th के लिए। 12th के लिए क्या है, देखिए रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन 23, वो स्टूडेंट जो 23 में रेगुलर था थ्रू स्कूल एफिलेटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर एज कंपार्टमेंट, मतलब किसी भी एफिलेटेड स्कूल से उसने एग्जाम दिए हैं बट उसका जो रिजल्ट है वो कंपार्टमेंट्स के लिए है, तो आर एलिजिबल्स टू अप्लाई ओनली इन अ वन सब्जेक्ट, वो वन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल है। दूसरा क्या है, इसी में क्या कंडीशन बन सकती है, इसमें कंडीशन ये बन सकती है अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है, सीबीएसई बोर्ड का है, उसके पास टोटल सब्जेक्ट 6 हैं एंड प्लेस इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट, उसकी जो कंपार्टमेंट है वो कितने सब्जेक्ट्स में है, 2 सब्जेक्ट्स में। तो इसमें लिखा है कि एलिजिबल्स टू अप्लाई इन एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट, उन 2 में से किसी एक सब्जेक्ट में जो है वो कंपार्टमेंट दे सकता है। सी पॉइंट क्या कहता है, अब अगर अगर मतलब कोई ऐसी 2 सिचुएशन है, अब कोई और तीसरी सिचुएशन भी अगर बनती है वो देखिए नीचे, रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन सिंस 6 सब्जेक्ट, अगर आपका बच्चा है, अगर कैंडिडेट जो है वो 6 सब्जेक्ट के साथ अपीयर कर रहा है 2023 में एंड डिक्लेयर पास डिक्लेयर कर दिया गया है बट कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट है बट उसने किसी भी एक सब्जेक्ट में जो है वो क्लियर नहीं किया है, कैन अपीयर इन द फेल्ड सब्जेक्ट अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, वो बच्चा अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस जा सकता है। अब नेक्स्ट डी पॉइंट क्या कहता है, देखिए डी पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है हमें। डी पॉइंट क्या कहता है, देखिए डी पॉइंट कहता है कि रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 23 एंड डिक्लेयर्ड पास कैन अपीयर इन एनी वन सब्जेक्ट अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। बच्चा जो है अगर पास है, उसने 23 में एग्जाम दिया है और बच्चा पास है, तो वो इंप्रूवमेंट के लिए जा सकता है, अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस के इंप्रूवमेंट के लिए बच्चा जा सकता है। अब कुछ कंडीशन ये 12th के लिए थी, अब हम कुछ कंडीशन जो है इन्होंने 10th के लिए दी है बोर्ड ने, अब उसके बारे में देखते हैं। देखिए कोई रेगुलर स्टूडेंट्स 23 में उसने दिया है, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल से है बच्चा, और उसका जो रिजल्ट है वो कंपार्टमेंट्स डिक्लेयर किया गया है, तो वो एलिजिबल है किसी एक सब्जेक्ट में या फिर किसी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के लिए। दूसरा क्या है, अगर देखिए रेगुलर स्टूडेंट है सीबीएसई एफिलेटेड का, 23 में उसने एग्जाम दिया है 6 और 7 सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट एंड डिक्लेयर है पास, मतलब पास दिया गया है पर उसको 6 या 7 सब्जेक्ट ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो वो बच्चा जो है अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस जा सकता है। ध्यान से सुनिए, अगर 6 और 7 सब्जेक्ट ने रिप्लेस कर दिया, बच्चा पास डिक्लेयर हुआ है, तो वो इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की कैटेगरी में जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर रेगुलर स्टूडेंट है, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, 23 में उसने एग्जाम दिया है और लिखा है कि कैन अपीयर इन अप टू 2 सब्जेक्ट्स, वो किसी भी 2 सब्जेक्ट के लिए अंडर द इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस जा सकता है, वो बच्चा भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। अगर बच्चे की कैटेगरी पास है, बच्चा पास होता है, तो वो भी एलिजिबल है, वो भी एग्जाम दे सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, अब ये बता रहे हैं कि क्लास 10th के जो पेपर हैं वो 17 जुलाई से स्टार्ट हैं, क्लास 12th के जो पेपर हैं वो भी 17 जुलाई से स्टार्ट है, पर एक ही दिन में होने हैं। ध्यान से देखिए 12th के सारे पेपर जो हैं वो एक ही दिन रखे गए हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को बड़ा ही सीरियस लें और देखें डेट शीट में कि कब आपका जो पेपर है वो कब अवेलेबल है, बोर्ड की डेट शीट में कब मेंशन है, आप ध्यान से इस चीज़ को देखें। नाउ द नेक्स्ट, अब दूसरा लेक्चर क्या कहता है, अब ये बताते हैं, देखिए अब आपकी फीस के ऊपर आता है, तो फीस जो है वो 300 रुपीज़ है,
अगर नेपाल का कोई स्कूल है 1000, आउटसाइड इंडिया है तो 2000। बता रहे हैं कि 1 तारीख से 15 तारीख तक आपको अपनी एलओसी को फाइनल करना है, और फीस का जो शेड्यूल है एलओसी को फाइनल करने के 2 दिन बाद तक एलिजिबल है, उसके बाद जो है लेट फीस काउंट हो जाएगी। अच्छा, विद लेट फीस 2000 रुपये उसमें आप ऐड कर लेना। उसके लिए भी सिर्फ बोर्ड जो है वो 16 और 17 2 दिन आपके पास प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा जो है बोर्ड कोई भी एक्स्ट्रा टाइम देने के मूड में नहीं होगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को बड़े ध्यान से कर लें। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एग्जाम्प्ट किया गया है, वो कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं देंगे। अब बता रहे हैं, पहला क्या है कि फी शैल बी एप्लीकेबल एज पर द फी शेड्यूल्स, दैट इज द date on which the data is finalization is taken into the account into the fee calculation। फी कैलकुलेशन के थ्रू जितना पेमेंट बनता है उसके लिए आपको देना होगा जब भी आप अपनी लिस्ट को एलओसी को फाइनल करेंगे। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये बता रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशन, अगर आपने 15 में फाइनलाइज किया और 15 में ही आपने सबमिट कर दी फीस तो कोई लेट फीस नहीं होगी। आपने 15 में फाइनलाइज किया, 15 में ही मतलब 15 में ही आपने एंटर किया, 15 में ही आपने फाइनलाइज कर दिया, 17 में आपने फीस सबमिट की है तो आपके पास कोई लेट फीस नहीं होगी, क्योंकि बता रहे हैं कि 2 दिन आपको अवेलेबल होंगे, मतलब फाइनल डेट से 2 दिन आपके पास अवेलेबल होंगे, उसमें आपको इसको कंप्लीट करना है। लास्ट डेट जो है वो 15 है। अगर आप लास्ट डेट के बाद लास्ट डेट के बाद अगर आप फाइनल करेंगे, मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें जो आपके पास नहीं है, यानी कि 16 और 17, तब आपके पास जो है वो लेट फीस काउंट होगी, अगर आप उसमें एलओसी को अपनी फाइनल करते हैं। आगे देखिए, अब आगे क्या है, वो कह रहे हैं कि देखिए, नो एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द लास्ट डेट विद द लेट फीस और इन ऑफलाइन मोड। लेट फीस के साथ या किसी भी ऑफलाइन मोड में जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन वो एलिजिबल नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट, अब आगे देखिए, इंडिया में किन किन मोड से आपका पेमेंट एक्सेप्ट होगा, फॉरेन में किस किस मोड से आपका जो है पेमेंट एक्सेप्ट होगा, वो बता रहे हैं। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स बोर्ड ने रखे हैं। पहला पॉइंट्स तो ये है कि भैया अपनी एलओसी को टाइम से प्रिंट कर लेना, कोई भी करेक्शन बाद में अवेलेबल नहीं होगा, ना ही आप इसको कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट में ये कहते हैं कि देखिए, जब आप किसी फॉरेन कंट्री से हैं तो सिर्फ बैंक पेमेंट मोड के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, उसमें 4 to 5 डेज लग जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि पहले ही आप करके चलें ताकि हमारे पास पेमेंट का कंफर्मेशन हो जाए। और एक कंडीशन और बोर्ड ये कहता है कि देखो जी, आप अपने बैंक के टच में रहना, मोड ऑफ पेमेंट, फिर इस रेफरेंस नंबर, अमाउंट डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट, जो भी आपको इशू हो उसमें आप उनके टच में रहना, ताकि आप चीज़ों को टाइमली कर दें और आप लेट फी की कैटेगरी में ना आए, या ऐसा कोई सिचुएशन ना हो जिसमें आप ये चीज़ ना कर पाए। तो इस चीज़ को भी आपको बड़े ही ध्यान से करना है। अब देखिए, प्रोसेस बता रहे हैं कि एनेक्चर 4 में क्या प्रोसेस, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, ठीक है। जनरेट अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्लेस इन द कंपार्टमेंट फ्रॉम द स्कूल, लॉगिन, स्कूल से लॉगिन करके जनरेट कर लेनी है आपको लिस्ट अपनी। आपको रोल नंबर सेलेक्ट करना है, उसमें आ रखा होगा सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट यू वांट टू अपीयर इन द कंपार्टमेंट, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, किसमें कंपार्टमेंट देना वो सेलेक्ट कर लेना है। फाइनलाइज द सिलेक्शन एंड नोट डाउन द एप्लीकेशन आईडी जनरेटेड। फाइनलाइज जब करोगे तो एप्लीकेशन आईडी जो जनरेट होगी उसको नोट डाउन कर लेना, पेमेंट मोड देख लेना अपने, और जो है फाइनल लिस्ट जो जनरेट होगी उसकी उसका एक प्रिंट आउट भी है, उसकी एक कॉपी भी अपने पास रख लेना, क्योंकि वो जरूरी है स्कूल रिकॉर्ड के लिए। आगे देखिए, अब आगे क्या है, अब ये बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट हैं जो भी बच्चा इन सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है वही इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दे सकता है या वही कंपार्टमेंट दे सकता है। ये लिस्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। देखिए, ये लिस्ट जो है ये आपके पास अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। 12th की भी है, ये लिस्ट 12th की है, ये 12th की है और ये 10th की है, ठीक है। अब हम इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, अगर आप कंपार्टमेंट है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको सीखते हैं। अब आपको जाना है cbse.nic.in। आपको इस वेबसाइट को लॉगिन करना है। जब आप इस वेबसाइट को लॉगिन करेंगे, परीक्षा संगम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन अवेलेबल होगा, आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो स्कूल, रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस का आएगा, तो उसको आपको स्कूल पे लॉगिन क्लिक करना है। जब आप स्कूल पे क्लिक करेंगे
फिर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आपको एग्जाम एक्टिविटीज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जाम एक्टिविटीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में आपको कंपार्टमेंट वाला ऑप्शन अवेलेबल होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन पेज मिलेगा। आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना होगा। यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करनी होगी। देन उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। देखिए मैंने पासवर्ड एंटर किया, अब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर कर रहा हूँ। सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन पे क्लिक होते ही आपका जो पेज है वो लॉगिन हो जाएगा। देखिए आपके सामने सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। चलिए उसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। होम, सिलेक्शन फॉर कंपार्टमेंट, ऑप्शन इंप्रूवमेंट, एप्लीकेशन लिस्टिंग, फी पेमेंट, फाइनलिस्ट एंड लॉगआउट। आपको सबसे पहले क्लिक करना है सिलेक्शन फॉर कंपार्टमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे, एक क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए। अब जो 10th के लिए और 12th के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे यहाँ पे आपको टिक टू सेलेक्ट पे क्लिक करना है। क्या करना है, आपको यहाँ से चीजें सेलेक्ट करनी होंगी, टिक टू सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइनलाइज पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइनलाइज पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में आपके पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आपको उसके बाद कंफर्म फाइनलाइजेशन पे क्लिक करना है। कंफर्म फाइनलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी का नंबर जनरेट होगा, प्लीज इसका प्रिंट आउट लेके अपने पास आप रख लें। देन उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। आपने कौन सा पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया वहां पे आ जाएगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन फिर से आपके पास अवेलेबल होगा। ये ऑप्शन अवेलेबल होने के बाद यहाँ से पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट कर चुके होंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। आपने पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किया होगा। क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। आपको जिस भी पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करना है वो आप कर लीजिए। करने के बाद आप जब पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद आपकी जो है फाइनलिस्ट जनरेट हो जाएगी। आपके बच्चों की कंपार्टमेंट की फाइनलिस्ट जो है वो जनरेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाई का मतलब आपने फी जो है वो पे कर दी है।